राम जी किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और किसान भाइयों के लिए आज हम एक नया चर्चा का विषय लाए हैं, जिसका टॉपिक है हरित क्रांति और वर्तमान समय में हरित क्रांति का हमारे किसान भाइयों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हरित क्रांति क्या होती है। हरित क्रांति उस समय की जरूरत थी जब आए दिन अकाल पड़ता था और मानव भूख प्यास से मर जाया करते थे। इन सारी समस्याओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ऐसे बीजों का निर्माण करना शुरू किया जो कम जगह में लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, जिसमें परंपरागत बीजों में जीन एडिटिंग कर और उनको बोना कर तथा उचित मात्रा में उर्वरक, रासायनिक फर्टिलाइजर और रासायनिक इंसेक्टिसाइड, इन सारी चीज़ों को मिलाकर अधिक उपज देने वाली फसल का निर्माण किया गया। चूँकि किसान साथियों, हमारे इधर धान की फसल लगाई जाती है, इसलिए हम धान के खेत में आए हैं। कमेंट करके बताएं कि आपके इधर कौन सी फसल अधिक लगाई जाती है। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे हरित क्रांति की, तो हम इसके इतिहास की ओर जाते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है विकसित अर्थव्यवस्था कही जाने वाली अर्थव्यवस्था अमेरिका की, जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं है कि उसे इस क्रांति की जरूरत थी, लेकिन वहां संसाधन उपयुक्त होने के बाद वहां के वैज्ञानिकों के मन में ये आया कि क्यों ना हम ऐसी प्रजाति का निर्माण करें जो कि बहुत अधिक उत्पादन दे सके। तो इसके लिए प्रयास किया गया नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व भर में। इन्होंने सबसे पहले गेहूं के बीज पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने गेहूं की बोनी प्रजाति बनाई। बोनी प्रजाति बनाने से हुआ ये कि उत्पादन अधिक हुआ और फसल की बढ़वार कम हुई, और यह बहुत अधिक किफायती रहा, जिसमें उत्पादन बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत सबसे पहले कहाँ पड़ी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पड़ोसी देश है मैक्सिको, जहाँ पर अकाल पड़ा और मैक्सिको द्वारा आग्रह किए जाने पर अमेरिका ने सिर्फ इसलिए उसे अनाज नहीं दिया कि वहां के किसानों को नुकसान ना हो और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड ना गिरे, इसलिए उसने अपना अनाज समुद्र में गिरा दिया, लेकिन मैक्सिको को अनाज नहीं दिया। लेकिन यह बात नॉर्मन बोरलॉग जी को सही नहीं लगी और उन्होंने फैसला लिया कि वे मैक्सिको जाएंगे और इस टेक्नोलॉजी को वहां पे भी साझा करेंगे। इस प्रकार वे मैक्सिको गए और वहां पे ये टेक्नोलॉजी दी। साथ ही अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका द्वारा जापान पर बमबारी की गई, तो वहां जापान में भी बहुत ज़्यादा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई और वहां पे भी अकाल पड़ा। तभी वहां पे भी नॉर्मन बोरलॉग जी ने गए और वहां पे तकनीक साझा करते हुए वहां पे भी इस क्रांति की शुरुआत की। इस प्रकार किसान साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। तो हमारे देश में भी आज़ादी के बाद भी अनाज की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। हमारे यहाँ भी अनाज की बहुत कमी पड़ती थी, जिसके लिए हम अनाज विदेशों से आयात करते थे और विदेश द्वारा हमें बहुत अच्छा अनाज नहीं दिया जाता था। और यही बात हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को परेशान करती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी ने सन 1960 में हमारे हरित क्रांति की शुरुआत कर दी, जिसके लिए शुरुआती दौर में हमें तकनीक की आवश्यकता थी। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या नॉर्मन बोरलॉग जी हमारी मदद करेंगे? तो स्वामीनाथन जी ने सोचा कि अगर वो मैक्सिको और जापान जैसे देशों की मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह मानवता का सवाल था। और दोस्तों, 1960 से 1970 का दशक देखा जाए तो यह हमारे लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि इसी समय हमारे भारत देश ने 2 युद्ध झेले हैं और साथ ही अकाल जैसी समस्या 1962, 63, 64, 65, 66, 67 लगातार परेशान की, जिसमें 1966 और 67 में बंगाल में लाखों लोग भूख से मारे गए, जिसे देखकर हरित क्रांति को लाना हमारे देश की विशेष जरूरत बन गया। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामीनाथन जी ने यह तकनीक भारत में लाई और हमारे यहाँ भी जोर शोर से हरित क्रांति का
आगाज हो चुका, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने इतना भरपूर साथ दिया और इतनी कड़ी मेहनत की कि एक समय ऐसा आ गया कि हमें कई गुना अनाज होने लगा और हमारे देश में अनाज के रखरखाव की समस्या उत्पन्न होने लगी, जो कि आज भी देखी जाती है। इस प्रकार हमारे प्यारे किसान भाई बहुत मेहनत करके बहुत अधिक उत्पादन लेते हैं, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वर्तमान समय में किसान की स्थिति फिर दर्दनाक होती जा रही है। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर कि किसान परेशान क्यों हैं। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे राज्य में धान या अन्य फसलों के रेट अलग हैं, अन्य राज्यों में अलग हैं, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है और इसमें राज्य का ही हस्तक्षेप रहता है। अगर ये समवर्ती सूची का विषय होता तो हो सकता है कि सारे राज्यों में इन फसलों के रेट एक से होते। तो किसान भाइयों, हम आ चुके हैं धान के खेत में और हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। अब किसान भाइयों, हम तुम तो धान के रेट या अन्य फसलों के रेट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपनी लागत को कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मिथ से बाहर निकलें कि सिर्फ हाइब्रिड धान से ही बहुत अच्छा उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं हमने 1010 लगाया हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत बेहतरीन है। इसे कोई देखकर नहीं कहेगा कि ये देसी धान लगा हुआ है। किसान साथियों, वीडियो के आखिरी तक बने रहें, फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि यह इतनी अच्छी धान बनने का राज क्या है। तो किसान साथियों, हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयोग जैसा है जो कि हमने करने की कोशिश की है, जिसे हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। इसमें हमने कीचल में सिर्फ थोड़ा थोड़ा DAP ही डाला था और 20-22 दिन बाद हमने इसमें NPK बहुत अल्प मात्रा में डाला था। लेकिन आप देखकर नहीं कह सकते कि हमारी फसल में कोई रोग दोष होगा या किसी तरह की कोई पोषक तत्वों की कमी होगी। तो दोस्तों, इसका मूल कारण इतना अच्छा बनने का यह है कि हमने इसमें गोबर खाद उचित मात्रा में डाला है। किसान साथियों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप हाइब्रिड बीज ना लगाएं और रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें और फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें, लेकिन उसका सिर्फ इतना प्रयोग करें कि बाद में लागत हमारी इतनी बढ़ जाए कि हमारा मुनाफा कम हो जाए। तो हमें पुरानी पद्धति पर वापस आना पड़ेगा। घर में 1 या 2 गाय ज़रूर पालना पड़ेगा, तभी हम अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है किसान साथियों कि हमें उत्पादन तो बहुत अधिक लेना है, लेकिन हमें अपनी लागत पर भी लगाम लगाना है, जिससे हमें ऐसा ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारी बचत हो। किसान साथियों, आप तो जानते ही हो हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारी नई युवा पीढ़ी खेती बाड़ी के काम से अलग होना चाह रही है, जिसका कारण है कि इसमें मुनाफा नहीं हो रहा है। तो हम अपने तरफ से एक प्रयास करके इस मॉडल को अपना सकते हैं। इस प्रकार किसान साथियों, हमने इस बार 1010, 1001 और जय श्री राम जैसे धानों का बीज का प्रयोग किया है, जिसमें हम देखेंगे कि हमको कितना उत्पादन मिलता है और हमारी क्या लागत बैठती है। अब हमारे प्रिय किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि भाई मैंने शुरुआत में हरित क्रांति क्यों बताया और अभी ये बात क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हरित क्रांति उस समय की ज़रूरत थी और आज के समय में हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि हमारी लागत बढ़ रही है और हम ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी लागत क्यों बढ़ रही है और हम सिर्फ उत्पादन की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप ही बताओ भाइयों, अगर हम बहुत अधिक उत्पादन भी ले लेंगे और उसमें लागत इतनी लगा देंगे जिसमें हमारा लागत और आय बराबर हो जाए, तो हम कैसे उन्नति करेंगे। तो इस प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य है, हरित क्रांति उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन आज वो ज़रूरत कम हो रही है। तो हमें थोड़ा अपनी ओर ध्यान देना है और हमें बहुत ज़्यादा दिखावे की तरफ नहीं जाना है और हमें अपनी पुरानी पद्धति की तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा, जिससे हमारे किसान भाई भी खुश, समृद्ध और सकारात्मक रहे। तो उम्मीद है हमारे किसान भाई हमारा भाव समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमें सुझाव दें ताकि हम
और कुछ अपने वीडियो में सुधार कर सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम इस तरह के और भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारा यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बहुत अधिक व्यूज़ मिलें और हम वीडियो से पैसा कमाएं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई को सच्चाई बताई जाए और वो भी इन चीज़ों पर विचार करें और इस तरह के कार्य में हमें सहयोग दें।